हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर का। तो प्रीवियस वाले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था, एक्चुअली मैंने आप लोगों को एक स्ट्रक्चर्स बताए थे, बहुत सारे जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स थे उन लोगों में कितने एलिमेंट्स आएंगे, और मैंने आपको ये बताया था कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, कितने लोन पेयर्स आते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में देखी थी। बट लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड देखा था, और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। हम लोग उसी लेक्चर को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। अगर आपने इस लेक्चर से पहले प्रीवियस वाला लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार उसको देखना, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करना, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगी मल्टीपल बॉन्ड के फॉर्मेशन को, और उस लेक्चर में मैंने आपको सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन बताया था। तो सिंगल बॉन्ड पढ़े बिना अगर मल्टीपल पे डायरेक्टली जंप करोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, कि मल्टीपल बॉन्ड में एक्चुअली कौन से टाइप के बॉन्ड्स आते हैं, मल्टीपल बॉन्ड जो होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है और कैसे शेयरिंग होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग अभी पहले देखेंगे, उसके बाद में आगे का आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है ना वो ये है कि अगर आपके जो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, उन मल्टीपल बॉन्ड्स में बहुत सारे टाइप के बॉन्ड्स आपने देखे होंगे। कहीं कहीं पे आपको डबल बॉन्ड दिखता है, कहीं कहीं पे आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड मतलब एक ही बॉन्ड होता है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा बॉन्ड आ जाए ना तो आप उसको बोलते हो मल्टीपल बॉन्ड्स। तो मल्टीपल बॉन्ड्स में आपके आ सकते हैं डबल बॉन्ड भी, मल्टीपल बॉन्ड में आपके आ सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड भी। इसको हम लोग बोलते हैं डबल बॉन्ड। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। आप लोग खुद ही देख सकते हो, यहाँ पे आपको 2 बॉन्ड दिख रहे हैं इसलिए मैंने इसका नाम डबल बॉन्ड लिखा है। यहाँ पे आपको 3 बॉन्ड दिख रहे हैं इसलिए मैंने इसका नाम ट्रिपल बॉन्ड लिखा है। तो अगर मुझे इसको डिफाइन करना है तो मैं ऐसे डिफाइन कर सकती हूँ, व्हेन 2 एटम्स, अगर आपके 2 एटम्स, सपोज ये है एक्स और ये है वाई, ये है एक्स ये है वाई, व्हेन 2 एटम्स मतलब जब भी आपके ये 2 एटम्स जो है वो कंबाइन हो रहे हैं by sharing 2 pair of electron, मतलब जब आपके 2 एटम जो है, लेट अस से ये है एक x और दूसरा है आपका y, तो ये जो आपके 2 एटम्स है ये कंबाइन हो रहे हैं शेयर करके 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर को, तब जाके आपका फॉर्म क्या होता है, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर होते हैं तो आप उसको बोलोगे डबल बॉन्ड। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर होते हैं तो मैंने कहा है डबल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि व्हेन 2 एटम्स कंबाइंस बाय शेयरिंग 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये रहेगी आपकी ट्रिपल बॉन्ड के लिए कंडीशन। आप देखेंगे हम लोग, सपोज अगर मैं देखती हूँ ये है मेरा x, ये है मेरा y, यहाँ पे भी देखेंगे x और y, ठीक है। ये है उसका एग्जाम्पल, ये है उसका एग्जाम्पल। तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि जो भी मेरा x है, x एटम के पास सपोज 2 इलेक्ट्रॉन है, y एटम के पास सपोज 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे x के पास है 3, यहाँ पे y के पास में भी है 3। तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हुआ, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हुआ, तो आपका डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ। और अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर हुए। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, मतलब यहाँ पे आपके 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर हुए हैं, इसलिए ये क्या रहा आपका ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब हम लोग ये जो बॉन्ड है इनका फॉर्मेशन कैसे होता है अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स में, उनके स्ट्रक्चर के हेल्प से हम लोग स्टडी करेंगे। बट अगेन, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में बताया था, अगर हमें स्ट्रक्चर्स निकालने हैं तो सबसे पहली चीज़ तो हमें यहाँ वो चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन से एलिमेंट के अंदर में, कौन सी फैमिली के अंदर में पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर हमें वो पता चल जाए तो ये काम हमारे लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का एकदम ईजियर हो जाएगा।
तो लास्ट वाले क्लास में तो मैंने आपको वो वाला चार्ट दे दिया था, बट आज हमें और बहुत सारी स्ट्रक्चर स्टडी करना है, इसलिए मैं फिर से एक बार वो वाले चार्ट को आपके लिए ड्रॉ कर देती हूँ, राइट। जैसे कि लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपके बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थालियम। और लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको इसका ट्रिक भी बता दिया था, है ना। तो वो ट्रिक आपके पास में बस अभी आपको देखने का है। आप लास्ट वाले क्लास से ट्रिक देख लो, मैंने आपको वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन का कैसा ट्रिक बताया था, आप वो भी देख सकते हो। ये थे आपके एलिमेंट्स पी ब्लॉक के, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये होता है आपका ग्रुप 13 का एलिमेंट, ग्रुप 14 का एलिमेंट, ग्रुप 15 का एलिमेंट, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18, ठीक है। और आपको एक और चीज़ मैंने बताई थी इसके अलावा कि ये जो आपकी फैमिली, इसमें आपके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें आपके 4 होते हैं, इसमें 5 होते हैं, 6, 7 और 8, है ना। ये हम लोग को पता था कि हम लोग को याद कैसे रखना है, ये भी मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में ट्रिक बता दिया था। ये होते हैं आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करने के लिए मेरे पास वैसे तो कुछ है नहीं, बट मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ 1 2 3, इस तरीके से आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। अगर मुझे कार्बन फैमिली के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करना है तो यहाँ पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4, इसलिए 1 2 3 4, मतलब आपका एक डॉट एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। 1 डॉट जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपके 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। अब नाइट्रोजन में कितने, 5, तो 1 2 3 4 और ये 5, बाकी सब में भी वैसे ही आएंगे क्योंकि वो सब एक दूसरे के नीचे आते हैं। तो जितने कार्बन में रहेंगे, कार्बन के नीचे आने वाले सारे एलिमेंट्स में भी उतना ही रहता है। अब ऑक्सीजन में आपके रहेंगे 6 1 2 3 4 5 6, ये वाले फैमिली में रहेंगे आपके 7 1 2 3 4 5 6 7, और ये वाले फैमिली में रहेंगे आपके 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चलिए, ये तो डायग्राम आपके पास लास्ट क्लास में भी था, और लास्ट क्लास में तो इसका ट्रिक भी बता दिया था। तो अगर आपको इसका ट्रिक चाहिए तो लास्ट वाले क्लास के लास्ट में जाके देख लो। अब ये तो हो गया, अब इसका फॉर्मेशन देखते हैं कि ये कैसे फॉर्म होगा। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेंगे आपके अल्कीन का। अगर मैं लेती हूँ फर्स्ट एग्जाम्पल मल्टीपल बॉन्ड में C2H4 का, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो C2H4 है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कीन। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना एकदम आसान है क्योंकि मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में इसका ट्रिक बता दिया था, बट फिर भी मैं आज एक बार बता दूंगी, टेंशन मत लेना। देखो यहाँ पे है आपके 2 कार्बन, तो एक कार्बन लिया है मैंने यहाँ पे, दूसरा कार्बन लिया है मैंने यहाँ पे। अगर मैं ध्यान देती हूँ तो मुझे स्ट्रक्चर्स को रट्टा नहीं मानना है। जिसको ये चीज़ पता चल जाए ना, वो स्ट्रक्चर सारे अपने आप ही निकाल सकता है जुगाड़ करके, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो ये है आपका कार्बन, और कार्बन में कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, है ना, यहाँ पे लिखा है 4। तो आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये आप लोग अपने चॉइस से ड्रॉ कर सकते हो। मतलब इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको यहाँ पे बिल्कुल इसी फैशन में ड्रॉ करना है कि 4 ऐसे ही आने चाहिए। आपकी जैसी भी इच्छा हो आप वैसे ड्रॉ कर सकते हो, किसी भी फैशन में आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी रेस्ट्रिक्शन हम लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको इस फैशन में ड्रॉ कर रही हूँ। अब ये वाले कार्बन है, इसके पास भी 4 ही है क्योंकि कार्बन फैमिली में कार्बन के ऊपर कितने होते हैं, 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब ड्रॉ करेंगे हम लोग हाइड्रोजन को। यहाँ पे आपके हाइड्रोजन कितने, 4, इसलिए मैं यहाँ पे हर तरफ हाइड्रोजन 4 ड्रॉ करूँगी। अब मुझे देखना है हाइड्रोजन को, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ये सारे एलिमेंट्स के अलावा लास्ट वाले क्लास में भी, कि जो भी आपका हाइड्रोजन वाला एलिमेंट रहेगा उसका एटॉमिक नंबर होता है 1। तो हाइड्रोजन के ऊपर में एक ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है। अब हर एक हाइड्रोजन के पास में आप एक एक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन डाल दो हाइड्रोजन का। अगर आप ध्यान देते हो तो क्या होगा, आप देखना ध्यान से। ये वाला कार्बन इस कार्बन को बोलेगा तेरे पास भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास भी है, हम दोनों एक दूसरे के साथ पेयर कर जाएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ पेयर हो जाएंगे। ये वाला कार्बन और ये वाला हाइड्रोजन, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी, तो ये दोनों भी पेयर हो जाएंगे। ये वाला कार्बन और इसके पास भी है, तो ये दोनों भी पेयर हो जाएंगे।
ये वाला कार्बन और ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला कार्बन और ये वाला हाइड्रोजन, और इस तरीके से आपका जो है वो फॉर्म हो जाएगा लुईस स्ट्रक्चर। आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी निकाल सकते हो, देखना कैसे। अगर मैं लेती हूँ ये वाला कार्बन, ये वाला है कार्बन, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस कार्बन को थोड़ा सा नज़दीक ले लेते, ठीक है। इसका मैंने ये वाला ड्रॉ किया है, इसका भी ये वाला ड्रॉ किया है, यहाँ पे हाइड्रोजन लिए है, ठीक है। ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ है, 2, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। ये वाले हाइड्रोजन और ये वाले कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, 2, इसलिए 1 2। ये वाले कार्बन और ये वाले हाइड्रोजन के बीच में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 1 2, इसलिए 1 2। जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे लिखना है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब ऐसे की जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, चलता है, ऐसा कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सिमिलरली ये वाले कार्बन और ये वाले हाइड्रोजन के बीच में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, और यहाँ पे भी वैसे ही। तो ये रहा आपका लुईस स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन। आप दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब हम लोग देखेंगे आपका लुईस स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन, कि अल्काइन का लुईस स्ट्रक्चर कैसे होता है। एक बार अगर ये चीज़ दिमाग में फिट हो जाए ना, तो सारे स्ट्रक्चर्स निकालना बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे नहीं लगता कि हमें बुक खोल के पढ़ने की भी ज़रूरत है स्ट्रक्चर्स निकालने के लिए, क्योंकि समझ गया ना एक बार कि किसका जुगाड़ किसके साथ करना है, किसका शेयरिंग किसके साथ करना है, और किसमें कितने इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करना है, किसमें कितने ड्रॉ को ड्रॉ करना है। तो रंगोली से भी इंटरेस्टिंग ये वाली चीज़ है ड्रॉ करना, अगर समझ जाए तो। नहीं समझा तो कितना भी रट्टा मारेंगे तो भी नहीं समझेगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को, जिसका नाम है C2H2। C2H2 का मतलब होता है आपका अल्काइन। बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ करेंगे। ये है आपका एक कार्बन, ये है आपका दूसरा कार्बन, ठीक है। अगर आप ध्यान देते हो तो कार्बन है 2 और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन भी है 2। तो एक है ये वाला हाइड्रोजन, एक है ये वाला हाइड्रोजन। देखेंगे कार्बन के पास में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, बस ये पता होना चाहिए 4 होते हैं। तो हम लोग 4 को देखो मैं कैसे ड्रॉ करूँ, 1 2 3 4। ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इसी फैशन में ड्रॉ करना है, आप किसी भी फैशन में अनपेड इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो। हाँ, एक बात पता होना चाहिए कि अगर यहाँ 4 है तो आपको 4 ही ड्रॉ करने हैं, आप 5 नहीं कर सकते। तो गिनो मैंने 4 ड्रॉ किया है, नहीं कि 1 2 3 4, 4 ही ड्रॉ करने का। इस कार्बन पर भी 4 ही आएंगे, 1 2 3 4। जिनको समझ गया ना, अब वो लोग आसानी से कर सकते हैं इसको। हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी कितना होता है, 1। क्या होगा, ये वाला इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा, क्योंकि ये दोनों है अनपेड। ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये बोलेगा मेरा भी अनपेड है, तेरा भी अनपेड है, ये दोनों भी बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, और ये दोनों भी। था ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आता है डॉट्स को ज्वाइन करने में, बहुत ज़्यादा, अगर स्ट्रक्चर करेक्ट हो और चीज़ें आती हो तो। अब देखो यहाँ पे आपको कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 3, क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे आएगा। अगर ये है आपका कार्बन, ये है आपका दूसरा कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में टोटल इलेक्ट्रॉन का कितने इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, 2 1 2। इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, 1 2। तो ये रहा आपका एसिटिलीन, मतलब C2H2 का लुईस स्ट्रक्चर। ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखते हैं N2 का लुईस स्ट्रक्चर। N2 का लुईस स्ट्रक्चर, N2 का मतलब होता है आपका डाई नाइट्रोजन। N2 को हम लोग डाई नाइट्रोजन बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको बस 2 ही चीज़ें दिख रही है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक नाइट्रोजन और यहाँ पे आपको दिख रहा है दूसरा नाइट्रोजन, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे 2 ही नाइट्रोजन दिख रहे हैं, इसलिए मैंने नाइट्रोजन 2 ही ड्रॉ किए। फिर अगर मैं ध्यान से देखती हूँ तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि जो भी मेरा नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं पता ना तो आपको नहीं समझेगा, लेकिन ये चीज़ को याद करने के लिए एक चाहिए ट्रिक। तो आपको इतना सारा तो याद नहीं रहेगा ना, तो लास्ट वाले लेक्चर में, लास्ट वाले पार्ट में मैंने इसका ट्रिक बता दिया है।
मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आप मिसअप ना करो और उस ट्रिक को एक बार देख लो क्या है। वो ट्रिक समझ गया ना, तो ये तो आपको आ ही जाएगा, है ना। अब ये है आपका नाइट्रोजन, कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है 5, तो 5 ड्रॉ कर देंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप 5 अपने मन से कैसे भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे 5 निकाला इसलिए आपको भी ऐसे ही निकालना है। आपकी जैसी इच्छा आप वैसे निकाल सकते हो, हाँ, बट 5 ही निकालना, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा, समझ में आ गया ना क्या होने वाला है। यहाँ पे ये बोलेगा मैं भी अनपढ़ हूँ, तू भी अनपढ़ है, ये दोनों बॉन्ड को फॉर्म कर लेंगे। ये बोलेगा मैं भी अनपढ़ हूँ, तू भी अनपढ़ है, ये दोनों भी बॉन्ड को फॉर्म कर लेंगे। ये बोलेगा मैं भी अनपढ़ हूँ, तू भी अनपढ़ है, हम दोनों भी बॉन्ड को फॉर्म कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे डाइनाइट्रोजन। अब देखो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये है आपका नाइट्रोजन, ये है आपका दूसरा नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 2, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और अगर आप ध्यान देते हो तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है 1 2 3, इसलिए 1 2 3 4 5 6। ये रहेगा आपका डाइनाइट्रोजन का लुईस स्ट्रक्चर। ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखते हैं CO2 का लुईस स्ट्रक्चर। बहुत हेल्प करेगा आपको ये, बहुत ज़्यादा। बुक्स में बहुत सारी लंबी चौड़ी स्टेप्स दे रखी है कि आपको पहले ऐसा करना है फिर आप वैसा करोगे, बट आप लोग खुद सोचो क्या एग्जामिनर कभी ये स्टेप्स पे क्वेश्चन पूछेगा? वो तो थ्योरेटिकल चीज़ है, उस पर कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। वो आपको कभी ऐसा नहीं पूछ सकता है कि वो बताओ कि कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। वो थोड़ी काम की चीज़ है। काम की चीज़ है कि आपको उन रूल्स को स्ट्रक्चर पे अप्लाई करते आता है या नहीं आता है। अगर आपको रूल्स पूरे याद भी हो गए ना, बट अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ ही करते नहीं आ रहा है, आपको उन रूल्स को स्ट्रक्चर पे अप्लाई करते नहीं आ रहा है, तो आपका वो रटा हुआ चीज़ पूरा मिस्टेक हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा वो, और कुछ भी काम में नहीं आएगा, इसका वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको वही ट्रिक दे दी है, बस ऐसे ही करना है। उन रूल्स को पढ़ के अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। बाकी सारे भी मैं आपको ऐसे ट्रिक से पढ़ाने वाली हूँ। अब हम लोग देखते हैं CO2 का लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर ऑफ CO2। अगर मैं बात करूँ CO2 की, तो यहाँ पे है आपका एक कार्बन, यहाँ पे है आपका दूसरा कार्बन, ये है आपका एक ही कार्बन, इसलिए मैंने एक ही कार्बन ड्रॉ किया है। यहाँ पे है आपके 2 ऑक्सीजन, इसलिए मुझे ऑक्सीजन कितने ड्रॉ करने पड़ेंगे 2, है ना। फिर अगर मैं ध्यान से देखती हूँ तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि जो भी मेरा कार्बन है, इस कार्बन के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने 4, इसलिए इन 4 को मैं ऐसे लिख रही हूँ। आप अपने मन से कैसे भी 4 लिख सकते हो, मेरी ऐसी इच्छा हुई इसलिए मैंने इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसा लिखा। अब है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6, इसलिए मैं इन 6 को देखो कैसे लिखूंगी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आप कैसे भी लिख सकते हो। अब ध्यान में आ गया ना क्या करना है। यहाँ पे ये कार्बन बोलेगा भाई मेरा भी इलेक्ट्रॉन अनपढ़ है, तेरा भी है, चलो बॉन्ड को फॉर्म कर लेते हैं, चलो फ्रेंडशिप कर लेते हैं। यहाँ पे ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन को बोलेगा भाई मेरा भी अनपढ़ है, तेरा भी अनपढ़ है, चलो हम दोनों भी बॉन्ड को फॉर्म कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके CO2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। अगर मुझे इसको लिखना है तो देखो मैं कैसे लिखूंगी। बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, लिखना तो सबसे आसान है। ये ड्रॉ करो, गोल गोल कर दो, इलेक्ट्रॉन डाल दो, काम खत्म। लेकिन डायरेक्ट वो मत करो क्योंकि उससे प्रॉब्लम जाती है। पहले ये स्ट्रक्चर को निकालो, फिर इससे वो गोल वाला स्ट्रक्चर निकालो, मतलब अपना ही काम आसान हो जाता है और जो भी आपकी एक्यूरेसी है ना वो सही रहती है। ऐसा नहीं कि अपने मन से कितने भी कहीं पे डॉट निकाल दिए, ऐसा नहीं कर सकते, राइट। ये है आपका कार्बन, ये है आपका ऑक्सीजन और ये भी है आपका ऑक्सीजन। सबसे पहले क्या करने का, एक बड़ा गोल, फिर इस गोल से इस गोल को जोड़ेंगे, इस गोल से इस गोल को जोड़ेंगे। आ जाओ इधर। मैंने यहाँ पे क्या जाना कि ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी यहाँ पे कितने 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास कितने 1 2 3 4। अब देखो इन दोनों के बीच में जब बॉन्ड फॉर्म हुआ तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए 2, तो 1 2 3 4। इन दोनों के बीच में जब बॉन्ड फॉर्म हुआ तो कितने इलेक्ट्रॉन का पेयर का शेयरिंग हुआ 1 2, तो 1 2 3 4। ये रहा आपका CO2 का स्ट्रक्चर। ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखते हैं H2 का स्ट्रक्चर कि आपके H2 मॉलिक्यूल का कैसा स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। वैसे तो आपके अभी मैं सारे स्ट्रक्चर्स कवर करा रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि कहीं पे मल्टीपल बॉन्ड ही रहेंगे। जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं हम लोग वो सारे स्ट्रक्चर्स कवर कर रहे हैं। H2 का देखेंगे, O2 का देखेंगे ताकि हमें आइडिया मिले,
ठीक है। H2 का वैसे मल्टीपल बॉन्ड की कैटेगरी पे नहीं आएगा क्योंकि H2 और H के बीच में सिंगल ही बॉन्ड होता है, बट मैं आपको वो भी बता दे रही हूँ कि कैसे आएगा, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। चलिए अब मुझे देखना है आपके H2 का स्ट्रक्चर। H2 आपके मल्टीपल बॉन्ड की कैटेगरी में नहीं आएगा। हाँ, मैं आपको पहले ये चीज़ बता दे रही हूँ, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। इसको बोलते हैं डाई हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2, इसलिए इसका नाम क्या रहेगा, डाई हाइड्रोजन। ठीक है, आ जाओ इधर। यहाँ पे मैं कितने हाइड्रोजन मुझे दिख रहे हैं, 2, इसलिए मैं एक ड्रॉ करूंगी, एक हाइड्रोजन, और ये रहेगा आपका दूसरा हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। इस हाइड्रोजन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1। ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड को फॉर्म कर लेंगे, क्योंकि ये भी है सिंगल, ये भी है सिंगल, दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, फ्रेंडशिप, मतलब ही बॉन्ड का फॉर्मेशन। अगर आपको इस चीज़ को लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इधर, ये है आपका हाइड्रोजन, ये है आपका हाइड्रोजन, क्या ड्रॉ करेंगे, गोल ड्रॉ करेंगे, और ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर का, तो ये रहेगा आपका 1, ये रहेगा आपका 2। आप इस चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हो, देखो डॉट नंबर जो है ना वो करेक्ट होना चाहिए, लिखने का फैशन आपकी इच्छा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अगर मुझे नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखना है, लेट अस से मुझे अगर CO को ड्रॉ करना है, आपको याद रखना है इसके पहले हमने CO2 देखा था, और CO2 का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, बट अब यहाँ पे हम लोग CO देख रहे हैं, जिसका नाम क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ आपका ऑक्सीजन कितना है, 1, इसलिए इसका नाम क्या है, मोनोऑक्साइड, तो इसका नाम रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर मैं ध्यान देती हूँ तो मैंने यहाँ ये जाना कि यहाँ पे रहेगा मेरा एक कार्बन और यहाँ पे रहेगा मेरा एक ऑक्सीजन, क्योंकि एक कार्बन और एक ऑक्सीजन ही है। अब देखेंगे कार्बन में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, मतलब 4 डॉट, 1 2 3 4। मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँगी, ये रहेगा आपका 1 2 3 4। इसका स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी पसंद है, इसका स्ट्रक्चर में थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना है, तभी जाके आप इसको करेक्टली कर सकते हो। डायरेक्टली जाओगे तो प्रॉब्लम जाएगी, ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना। अभी तक तो आसान थे, अभी थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कार्बन में 4 थे, इसीलिए मैंने कार्बन में आपके 4 निकाल लिए। अब मुझे देखना है ऑक्सीजन में नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। तो ऑक्सीजन में आपके नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मुझे ड्रॉ करना है 6 को, तो देखो मैं कैसे ड्रॉ करूँगी 6 को, 1 2 3 4 5 6। मैंने ऑक्सीजन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स देखो कैसे ड्रॉ किए, ये है आपका 1 2, ये है आपका 3 4, ये है आपका 5 6। और कार्बन के कैसे ड्रॉ किए, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के 6 कैसे ड्रॉ किए, 1 2 3 4 5 6। हर जगह पे आपको अलग अलग फैशन नज़र आएगा, क्योंकि हर जगह पे मॉलिक्यूल कैसा है, अलग अलग, तो बॉन्डिंग भी कैसे रहेगी, अलग अलग, सेम तो नहीं रहेगी ना, क्योंकि मॉलिक्यूल से डिफरेंट है। तो इन द सेम फैशन यहाँ पे आपको ऑक्सीजन के लोन पेयर ऐसे ही निकालने हैं। हमेशा आप लोग गलती कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा उस चीज़ को, ठीक है। देखो इधर क्या होगा, ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन के ये दोनों के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन के ये दोनों के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जाऊंगी तो ये है आपका एक कार्बन, ये है आपका एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास पहले से कितने थे, 1 2। कार्बन के पास पहले से कितने थे, 1 2। और कितने इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का। तो देखो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, 6। तो आपके 3 पेयर है, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, तो इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। ये रहा आपका CO का स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखते हैं आपके O2 का स्ट्रक्चर कि O2 का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। अगर मैं बात करती हूँ आपके O2 के स्ट्रक्चर की, O2 को हम लोग क्या बोलते हैं, डाई ऑक्सीजन। अब मुझे O2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे आपके ऑक्सीजन कितने टोटल, 2। तो ये है आपका एक ऑक्सीजन, ये है आपका दूसरा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होते हैं, 6।
तो देखो कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, हो गया ना। अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, ये है आपका एक ऑक्सीजन, ये है आपका दूसरा ऑक्सीजन, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे मैंने क्या जाना कि यहाँ पे कितने खाली इलेक्ट्रॉन्स थे, 4, 1 2 3 4, यहाँ पे भी कितने हैं, 4, 1 2 3 4। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4। ये रहा आपका O2 का स्ट्रक्चर, ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखते हैं आपके नेक्स्ट स्ट्रक्चर को, जो है NF3 का। अगर मैं बात करूं NF3 का स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका नाम होता है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। आ जाओ इधर। अगर मैं ध्यान देती हूँ तो यहाँ पे है मेरा एक नाइट्रोजन, इसलिए मैंने ड्रॉ किया एक नाइट्रोजन, और टोटल फ्लोरीन कितने हैं यहाँ पे, 3 फ्लोरीन है। तो ये है आपका फर्स्ट फ्लोरीन, ये है आपका सेकेंड फ्लोरीन, और ये है आपका थर्ड फ्लोरीन, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये जाना कि नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, इसलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी 5। देखो कैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, 1 2 3 4 5। आपकी जैसी इच्छा आप वैसा ड्रॉ कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर मैं देखती हूँ फ्लोरीन को, तो फ्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 7, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 7 कर दो, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपके दिमाग में आ गया ना क्या करने का है, आपको तो अच्छे से पता ही है, ये भी है अनपेड, ये भी अनपेड, ये दोनों बॉन्ड को फॉर्म कर लेंगे, ये भी है अनपेड, ये भी है अनपेड, ये दोनों भी बॉन्ड को फॉर्म कर लेंगे, ये दोनों भी है अनपेड। इस तरीके से आपका बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। आप इस चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हो, देखो कैसे लिखेंगे, N F F F। जिसको ऊपर वाला स्ट्रक्चर आ गया, आप उसको, उसके लिए ये स्ट्रक्चर बनाना कोई भी मामूली कोई भी डिफ़िकल्ट काम नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि गोल ही ड्रॉ करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फ्लोरीन के पास कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हर जगह पे वैसा ही है, यहाँ पे भी वैसा ही 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर का शेडिंग हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। ये हुआ आपका NF3 का स्ट्रक्चर, ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। अब ये तो मैंने आपका काम बहुत आसान कर दिया है, हम लोगों ने मल्टीपल बॉन्ड भी देख लिया, सिंगल बॉन्ड भी देख लिया, और जिनको समझ में आया होगा उनको काफ़ी मज़ा आया होगा ये ड्रॉ करने में। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें रटने वाली कोई भी चीज़ है, पूरा दिमाग का खेल है। जिसका लॉजिक काम कर रहा है ना, उसको ये स्ट्रक्चर्स बहुत आसान लगेंगे, और जिसका यही काम नहीं कर रहा है उसको ये स्ट्रक्चर्स प्रॉब्लम जा सकती है। बट जिसका ये काम नहीं कर रहा है, अगर वो लोग प्रैक्टिस करते तो उनको भी आ जाएगा। चलिए ये तो हो गया। अब काम की चीज़ जो है, कुछ मॉलिक्यूल्स जो ऐसे आते हैं जिनमें भी लुईस स्ट्रक्चर आता है, बट उनमें आपका कहीं ना कहीं चार्ज भी आता है। आप देखोगे कि कहीं पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कहीं पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तब हमारा दिमाग काम नहीं करता है कि एक्चुअली प्लस कहाँ पे आएगा और माइनस कहाँ पे आएगा। तो वो जो कंसेप्ट है ना, वो कंसेप्ट कम्प्लीटली बेस्ड है फॉर्मल चार्ज के कंसेप्ट के ऊपर में। अगर हमें फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट समझ जाए तो चार्ज देना ये हमारे लिए चुटकियों का खेल है, हम लोग आसानी से ये दे सकते हैं चार्ज। बट उसके लिए जो आने की चीज़ है वो है फॉर्मल चार्ज। और फॉर्मल चार्ज निकालने का एक ट्रिक होता है, मतलब एक फॉर्मूला होता है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। हमें स्ट्रक्चर दिया जाता है और चार्जेस हमें उस फॉर्मूले की हेल्प से ही निकालने पड़ते हैं, ठीक है। तो आपको चार्जेस को रटना नहीं है कि इसके ऊपर प्लस आता है, इसके ऊपर माइनस आता है, ऐसा रटने का ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूले से जो वैल्यू निकल करके आएगा आपको वही वहाँ पे पुटअप करना है। तो हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें मैं आपको चार्ज देना सिखाऊंगी, तो वो चार्ज देना अगर आपको आ जाए तो आपको ये चीज़ तो यहाँ पे तो हेल्प करेगा ही, साथ ही साथ आपको 12th में भी हेल्प मिलेगा कि वो चार्जेस आते कहाँ से। नहीं तो 12th में हमारे पास होगा नहीं मटेरियल। साथ ही साथ आपको एंट्रेंस में भी समझ में आएगा कि ये चार्जेस कहाँ से आते हैं। जेईई नीट के क्वेश्चंस उस पर इनडायरेक्टली बेस्ड होते हैं, तो वो हेल्प करती है। तो देखेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में उस फॉर्मूले को और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you find this video interesting, then please do like, share and comment to our channel, and subscribe too if you haven't yet subscribed. Thank you.